जिस औरत को भिखारी समझकर शोरूम से धक्का देकर निकाला गया। अगले दिन वही औरत लग्जरी कार से आई और सबकी नौकरी खतरे में पड़ गई। बिहार के एक छोटे लेकिन तेजी से बढ़ते शहर मुजफ्फरपुर की सबसे मशहूर सड़क थी मोतीझील रोड। इस सड़क पर हर दिन हजारों लोग आते जाते थे। चारों तरफ बड़े बड़े शोरूम, चमकती रोशनी, महंगी गाड़ियां और अमीर लोगों की भीड़ रहती थी। उसी सड़क पर एक बहुत बड़ा और शानदार शोरूम था, रॉयल थ्रेड्स फैशन हाउस। यह शहर का सबसे महंगा कपड़ों का शोरूम माना जाता था। कांच की दीवारें, अंदर चमचमाती लाइटें, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और दरवाजे पर खड़ा यूनिफॉर्म पहने सिक्योरिटी गार्ड। सब कुछ इतना शानदार था कि आम आदमी अंदर जाने से पहले ही हिचक जाए। उस दिन शाम का समय था। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर हल्की ठंडक थी। शोरूम के अंदर अमीर ग्राहक कपड़े देख रहे थे। सेल्समैन तेजी से ग्राहकों को महंगे सूट और साड़ियां दिखा रहे थे। तभी अचानक शोरूम के कांच वाले दरवाजे के सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर कोई भी पहली नजर में यही समझता कि वो एक भिखारी है। उसने पुरानी और थोड़ी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ देर तक चुपचाप उस शोरूम को देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और गहराई थी, जैसे वो उस जगह को बहुत पहले से पहचानती हो। लेकिन दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। गार्ड ने झल्लाते हुए कहा, अरे अरे, यहां क्या कर रही हो तुम? ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। चलो चलो, आगे बढ़ो। औरत ने धीरे से कहा, मुझे अंदर जाना है। गार्ड ने हंसते हुए कहा, तुम अंदर जाओगी? ये शोरूम है, कोई धर्मशाला नहीं। अंदर खड़े कुछ सेल्समैन भी ये सब देखने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, भाई साहब, ऐसे लोगों को अंदर मत आने दीजिए, ग्राहक भाग जाएंगे। गार्ड ने और जोर से कहा, सुनाई नहीं देता क्या? चलो यहां से, नहीं तो अभी भगा दूंगा। लेकिन वो औरत वही खड़ी रही। उसने शोरूम की ओर देखा और फिर शांत आवाज में बोली, मैं बस अंदर जाकर मैनेजर से मिलना चाहती हूं। गार्ड अब गुस्से में आ गया, अरे, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? यहां लाखों के कपड़े बिकते हैं, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये जगह। तभी अंदर से शोरूम का मैनेजर राकेश बाहर आया। राकेश बहुत घमंडी स्वभाव का आदमी था। उसने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है? गार्ड बोला, सर, ये औरत जबरदस्ती अंदर जाना चाहती है। राकेश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखो बहन, अगर पैसे नहीं है तो सामने मंदिर है, वहां लोग दान दे देंगे, यहां तमाशा मत करो। औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे बस 5 मिनट अंदर आने दीजिए। अब अंदर खड़े कुछ अमीर ग्राहक भी ये सब देखने लगे थे। एक महिला ने अपने पति से कहा, आजकल हर जगह ऐसे लोग आ जाते हैं। राकेश को लगा कि ये शोरूम की इमेज खराब कर रही है। उसने गार्ड से कहा, निकालो इसे यहां से। गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से दूर धकेल दिया। वो औरत लड़खड़ाकर सड़क के किनारे गिर गई। कुछ लोग ये सब देखकर रुक गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से उठी, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और शोरूम की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं। राकेश ने ताने मारते हुए कहा, और दोबारा यहां मत आना। लेकिन जाते जाते वो औरत एक बात कह गई, शायद कल जब मैं आऊंगी तो तुम मुझे खुद अंदर बुलाओगे। राकेश और गार्ड दोनों जोर से हंस पड़े। हां हां, जरूर, कल तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा देंगे। वो औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे सड़क के उस पार चली गई। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस औरत को उन्होंने अभी भिखारी समझकर धक्का देकर बाहर निकाला था, असल में वही इस पूरे शोरूम की असली मालकिन थी। और अगले दिन जो होने वाला था वो देखकर पूरे शोरूम के लोगों के होश उड़ने वाले थे। अगली सुबह मुजफ्फरपुर के मोतीझील रोड पर वही रोज वाली हलचल थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें, दुकानों के शटर खुलने की खनक, चाय की दुकानों से उठती भाप, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन रॉयल थ्रेड्स फैशन हाउस के अंदर का माहौल थोड़ा अलग था।
कल रात की घटना के बाद भी मैनेजर राकेश और सिक्योरिटी गार्ड उस औरत को याद करके मजाक उड़ा रहे थे। राकेश हंसते हुए बोला, याद है कल वाली औरत क्या कह रही थी? कल आऊंगी तो तुम खुद अंदर बुलाओगे। गार्ड भी हंस पड़ा। सर, अगर वो फिर से आ गई तो आज तो मैं उसे सड़क के उस पार तक भगा दूंगा। दोनों जोर से हंसने लगे। उसी समय शोरूम के अंदर काम करने वाले एक पुराने कर्मचारी मोहन ने धीरे से कहा, सर, कभी कभी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। राकेश ने तुरंत ताना मार दिया, मोहन, तुम ज्यादा फिल्मी बातें मत करो। ये शोरूम है, यहां इमोशन नहीं, पैसे चलते हैं। इतना कहकर वो अपने केबिन में चला गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। करीब 11 बजे अचानक शोरूम के बाहर एक काली चमचमाती BMW कार आकर रुकी। पूरे शोरूम के लोग एकदम चौकन्ने हो गए, क्योंकि ऐसी गाड़ियां अक्सर बड़े और अमीर ग्राहक लेकर आते थे। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत ही शालीन और आत्मविश्वासी महिला बाहर उतरी। उसने बेहद सुंदर और महंगी सफेद सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। बाल सलीके से बंधे हुए थे, आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक शांत लेकिन प्रभावशाली मुस्कान थी। उसके साथ 2 लोग और थे, एक पर्सनल असिस्टेंट और एक कानूनी सलाहकार। गार्ड ने तुरंत सम्मान से दरवाजा खोला। मैडम, प्लीज आइए। जैसे ही वो महिला अंदर आई, पूरे शोरूम के कर्मचारी एकदम सतर्क हो गए। राकेश भी अपने केबिन से बाहर आ गया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, रॉयल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। कृपया बताइए आपको क्या दिखाना है? महिला ने शोरूम को चारों तरफ ध्यान से देखा, जैसे वो हर चीज को परख रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं यहां कपड़े खरीदने नहीं आई हूं। राकेश थोड़ा चौंका। तो मैडम? महिला ने शांत आवाज में कहा, मैं यहां ये देखने आई हूं कि इस शोरूम का काम कैसे चल रहा है। राकेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मैडम, आप शायद किसी और जगह समझ रही हैं। महिला ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और वो फाइल सीधे राकेश के हाथ में दे दी। राकेश ने फाइल खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उस फाइल में साफ लिखा था, ओनर अनन्या वर्मा, रॉयल थ्रेड्स फैशन हाउस। राकेश के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर उस महिला की तरफ देखा। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं ही हूं अनन्या वर्मा। और फिर उसने एक वाक्य कहा जिसने पूरे शोरूम में सन्नाटा फैला दिया, और कल शाम मैं यहां आई भी थी। ये सुनते ही राकेश और गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश हकलाते हुए बोला, कल? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, कल शाम मैं यहां आई थी। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन तब मैंने महंगी साड़ी नहीं पहनी थी। अब राकेश को सब कुछ याद आ गया। उसके दिमाग में बिजली की तरह कल का दृश्य घूम गया। फटी साड़ी, धक्का और उसकी हंसी। राकेश के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। गार्ड का चेहरा भी डर से सफेद पड़ चुका था। पूरे शोरूम के कर्मचारी एकदम चुप खड़े थे। अनन्या ने धीरे से कहा, कल जब मैं यहां आई थी तो तुम लोगों ने मुझे भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया था। अब राकेश के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी आवाज कांपने लगी, मैडम, वो हमें पता नहीं था। अनन्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, हां, तुम्हें पता नहीं था। फिर उसने शोरूम के हर कर्मचारी की तरफ देखा और कहा, लेकिन शायद तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए था कि किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं मापी जाती। पूरा शोरूम बिल्कुल शांत था। राकेश के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अनन्या ने अगला वाक्य बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। अब समय आ गया है कि इस शोरूम में कुछ बदलाव किए जाएं। और यह सुनकर राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे डर था कि अब उसकी नौकरी शायद बचने वाली नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं अभी लिखूंगा। पूरा रॉयल थ्रेड्स फैशन हाउस एकदम शांत खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। मैनेजर राकेश का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड नीचे जमीन की तरफ देख रहा था
और बाकी कर्मचारी समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। शोरूम की मालकिन अनन्या वर्मा कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने पूरे शोरूम में एक नजर घुमाई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक गहरी निराशा जरूर थी। उसने धीरे से कहा, मैंने ये शोरूम इसलिए नहीं बनाया था कि यहां लोगों को उनकी शक्ल और कपड़ों से जज किया जाए। कोई कुछ नहीं बोला। अनन्या ने आगे कहा, आज मैं यहां मालिक बनकर नहीं आई हूं, आज मैं यहां एक इंसान बनकर आई हूं। राकेश ने धीरे से कहा, मैडम, हमसे गलती हो गई। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। गलती? उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। अगर कल मैं सच में गरीब होती, अगर सच में मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, तो क्या मुझे इस तरह सड़क पर धक्का देना सही था? अब पूरे शोरूम में गहरा सन्नाटा फैल गया। राकेश की आंखें नीचे झुक गई। सिक्योरिटी गार्ड के माथे पर पसीना आने लगा। तभी अनन्या ने अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहा, सब कर्मचारियों को यहां बुलाइए। कुछ ही मिनट में शोरूम के सारे कर्मचारी वहां आकर खड़े हो गए। करीब 20 लोग थे। सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और हर कर्मचारी के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। फिर उसने कहा, तुम लोगों को पता है मैंने ये शोरूम कैसे बनाया? किसी ने जवाब नहीं दिया। अनन्या ने खुद ही बोलना शुरू किया। आज से 10 साल पहले मैं भी बिल्कुल उसी हालत में थी जैसी हालत में तुम लोगों ने मुझे कल देखा था। सब लोग चौंक गए। अनन्या ने आगे कहा, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था और जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। पूरा स्टाफ अब ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। मैंने सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले से कपड़े बेचना शुरू किया था। बारिश में भी, धूप में भी लोग मुझे भी उसी तरह देखते थे जैसे तुम लोगों ने कल देखा। उसकी आवाज में अब हल्की भावुकता आ गई थी। लेकिन एक बात मैंने हमेशा याद रखी, कभी किसी इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से मत आंकना। अब शोरूम के कई कर्मचारियों की आंखें नीचे झुक चुकी थी। तभी अनन्या की नजर एक आदमी पर जाकर रुकी। वो था मोहन, वही कर्मचारी जिसने कल कहा था कि किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। अनन्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन थोड़ा घबराते हुए बोला, मेरा नाम मोहन है मैडम। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल जब मैं यहां खड़ी थी तब तुम ही थे जिसने कहा था कि किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, सही? मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। अनन्या ने कहा, कम से कम इस शोरूम में एक इंसान तो ऐसा है जिसे इंसानियत की कीमत पता है। यह सुनकर मोहन की आंखें नम हो गई। अब अनन्या ने अचानक राकेश की तरफ देखा। राकेश घबराकर सीधा खड़ा हो गया। अनन्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, राकेश, तुम इस शोरूम के मैनेजर हो? हां मैडम। तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए था कि किसी ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। राकेश ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अनन्या कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, गलती हर इंसान से होती है। राकेश की उम्मीद थोड़ी बढ़ गई, लेकिन तभी अनन्या ने अगला वाक्य कहा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो किसी इंसान की असली सोच को दिखा देती है। अब राकेश समझ चुका था कि क्या होने वाला है। उसका गला सूखने लगा और फिर अनन्या ने फैसला सुनाया, आज से तुम इस शोरूम के मैनेजर नहीं हो। यह सुनते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन अनन्या ने सिर हिलाया। जिस इंसान को दूसरों की इज्जत करना नहीं आता, वो इस शोरूम को संभालने के लायक नहीं है। पूरा शोरूम एकदम शांत था। फिर अनन्या ने मोहन की तरफ देखा और कहा, आज से इस शोरूम का नया मैनेजर मोहन होगा। यह सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। मोहन खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोला, मैडम, मैं इसके लायक नहीं हूं। अनन्या मुस्कुराई। इंसानियत से बड़ा कोई लायक नहीं होता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही बाद अनन्या ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुजफ्फरपुर शहर में उसकी चर्चा करा दी। मैनेजर राकेश धीरे धीरे शोरूम से बाहर चला गया। उसकी आंखों में पछतावा था,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मोहन अभी भी हैरान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ, क्या वो सच में हुआ है या वो कोई सपना देख रहा है। अनन्या वर्मा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहन, अब ये शोरूम तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोहन ने भावुक होकर कहा, मैडम, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होने दूंगा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन तभी उसने कहा, लेकिन आज मैं यहां सिर्फ इतना करने नहीं आई हूं। पूरा स्टाफ फिर से उसकी तरफ देखने लगा। अनन्या धीरे धीरे शोरूम के कांच वाले दरवाजे तक गई। वो कुछ सेकंड तक बाहर सड़क को देखती रही। सड़क पर कई गरीब लोग गुजर रहे थे। कुछ रिक्शा चला रहे थे, कुछ मजदूरी कर रहे थे और कुछ लोग सच में भीख मांग रहे थे। अनन्या की आंखों में एक गहरी सोच दिखाई दे रही थी। फिर वो मुड़ी और पूरे स्टाफ से बोली, तुम लोगों को पता है, कल जब तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। मुझे दुख जरूर हुआ, लेकिन उसी समय मैंने एक फैसला किया। अब सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अनन्या ने कहा, आज से हर महीने इस शोरूम के मुनाफे का 10% उन लोगों के लिए जाएगा जो सच में जरूरतमंद है। पूरा स्टाफ एकदम चौंक गया। अनन्या ने आगे कहा, और सिर्फ पैसे ही नहीं। फिर उसने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, हर महीने हम गरीब लोगों के लिए फ्री कपड़ों का कैंप लगाएंगे। मोहन की आंखें चमक उठीं। मैडम, ये तो बहुत अच्छा काम होगा। अनन्या ने सिर हिलाया, क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैंने भी जिंदगी का एक हिस्सा उसी हालत में बिताया है। कुछ कर्मचारियों की आंखें अब नम हो चुकी थी। लेकिन तभी अनन्या ने एक और बात कही, जो पूरे शोरूम के लिए एक नया नियम बनने वाली थी। उसने कहा, आज से इस शोरूम का सबसे पहला नियम होगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। अनन्या ने धीरे से कहा, यहां आने वाला हर इंसान सम्मान के साथ अंदर आएगा, चाहे वो करोड़पति हो या फटी हुई साड़ी में कोई गरीब महिला। पूरा स्टाफ एक साथ बोला, जी मैडम। उसी समय बाहर वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसने कल अनन्या को धक्का दिया था। वो शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। अनन्या उसके पास गई। गार्ड घबराकर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, गलती तुमने की है, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका मिल सकता है। गार्ड ने तुरंत सिर उठाया, मैडम, मैं सच में बदल जाऊंगा। अनन्या ने कहा, ठीक है, लेकिन आज से तुम्हारा काम सिर्फ गार्ड बनना नहीं होगा। गार्ड हैरान होकर बोला, जी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम ये सुनिश्चित करोगे कि इस दरवाजे से कोई भी इंसान अपमानित होकर वापस न जाए। गार्ड की आंखें भर आई। जी मैडम, मैं वादा करता हूं। उस दिन के बाद रॉयल थ्रेड्स फैशन हाउस सिर्फ एक शोरूम नहीं रहा, वो शहर में एक मिसाल बन गया। लोग वहां सिर्फ कपड़े खरीदने नहीं आते थे, बल्कि वहां की इंसानियत की कहानी सुनने भी आते थे। मुजफ्फरपुर के अखबारों में खबर छपी, एक मालकिन जिसने अपने अपमान को बदले में नहीं बल्कि इंसानियत में बदल दिया। और उसी दिन से मुजफ्फरपुर शहर में एक बात बहुत मशहूर हो गई, किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से होती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली एक नई और शानदार कहानी के साथ।